अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द उम्मा आई। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अल्लाह तबारक ताला ने जब इब्ने आदम पर रहम करने का फैसला किया तो उसने हम पे अपना सबसे महबूब नबी भेजा, और जब उसने हिदायत देने का फैसला किया तो उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, माने ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो। पहला ही वर्ड कुरान का है इकरा, जिसका माने ही है पढ़ो। जिस कौम की सबसे मुकद्दस किताब का सबसे पहला ही वर्ड हो पढ़ो, उस कौम में एजुकेशन का क्या ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए। सबसे पहले मुसलमानों का योगदान एजुकेशन में क्या रहा है वो देख लें। दुनिया को यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट देने वाली फातिमा अल फिरही ने 857 में दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बनाया, यूनिवर्सिटी ऑफ अल करवीन, जो आज तक मोरक्को में मौजूद है और चल रहा है। एक वक्त था जब मुसलमानों के पास इतना इल्म और पावर था कि पूरी दुनिया मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज और उनके साइंसदानों से इल्म हासिल करने के लिए आते थे। वो इस्लाम का गोल्डन पीरियड। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो अबू अल कासिम अल ज़हरवी, ये एक फिजिशियन, सर्जन, केमिस्ट और इन्वेंटर थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी का लकब हासिल है। इन्होंने 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स का इन्वेंशन किया, जिसे आज तक डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए यूज में लाते हैं। इन्होंने 30 वॉल्यूम की एक इंसाइक्लोपीडिया बुक लिखी जो मेडिसिन और सर्जरी पे बेस्ड है, अल तफसीर, जो 1800 ईस्वी में यूरोप के सारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एज अ मेन रेफरेंस बुक पढ़ाई गई और आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इब्न सीना, इन्हें फादर ऑफ अर्ली मेडिसिन कहा गया। अगर हम मैथमेटिशियन की बात करें तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्हें फादर एंड फाउंडर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इब्न अल हैथम, जिन्होंने सबसे पहले ऑप्टिक्स फिजिक्स की थ्योरी दी। इस्माइल अल जजारी, एक मैकेनिकल इंजीनियर, जिनके सैकड़ों इन्वेंशन की वजह से इन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स का लक़ब हासिल है। इब्न फरनास, इन्होंने ही सबसे पहले उड़ने वाले पैराशूट का कॉन्सेप्ट दिया। इब्न खल्दून, फादर ऑफ हिस्टोग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसी तरह हर फील्ड में और हर देश में मुसलमानों ने झंडे गाड़े हैं। इन सारे साइंसदानों और फिलोसोफर्स ने जो भी किया वो इस्लाम के तालीमात और कुरान के साये में किया। ये साइंटिस्ट होने के साथ साथ अपने समय के बड़े स्कॉलर्स भी हुआ करते थे। मिस्टर खुशवंत सिंह, एक बड़े इंग्लिश राइटर, जिन्होंने अपने किताब में लिखा है कि देश को आजादी दिलवाने में मुसलमानों का अकेले का 65% खून बहा है। देश को आजादी दिलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, पर क्या देश को चलाने में हमारा योगदान है? आज देश में मुसलमानों की स्थिति SC और ST से भी बदतर हो चुकी है। ये सब मैं कोई हवाई बातें या कोई अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी, जो मुसलमानों के आर्थिक और शिक्षित स्थिति का आकलन कर सके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। इसने बताया कि देश में मुसलमानों की स्थिति SC और ST से भी खराब और नीचे हो चुकी है। द लोएस्ट इनरोलमेंट रेशियो, मतलब स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सबसे कम रेशियो मुसलमान कौम से है। 70% मुस्लिम अनपढ़ हैं और 43% मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल और कॉलेजेस देखी ही नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम सिर्फ 23% है, जबकि SC और ST भी 40% रखते हैं। 31% मुस्लिम गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब 100 मुस्लिम में से 31 के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। सिर्फ 3% मुस्लिम ही IAS या IPS ऑफिसर बन पाते हैं। आजादी से आज तक सिर्फ 411 मुस्लिम IAS ऑफिसर हुए हैं। आजादी से आज तक सिर्फ 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुस्लिम कौम से हुए हैं। मुस्लिम कौम की आबादी 20 करोड़ होने के बावजूद आज तक भारत में एक भी मुस्लिम PM नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर को हटा दे तो आज तक कोई भी स्टेट में मुस्लिम CM नहीं हुए हैं जिन्होंने 2 साल से ज्यादा कार्यकाल संभाला। ये सब कुछ होने का क्या वजह है? 70 सालों में मुसलमानों की उन्नति का तो पता नहीं, पर दुर्गति जरूर हुई है। कांग्रेस ने 70 साल मुसलमानों को एज अ वोट बैंक यूज किया है। ना ही मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचा, ना मुसलमान बाहुल इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस दिए, मुसलमान की बेहतरी के लिए कुछ खास काम नहीं किया। हम आज भी मुस्लिम इलाकों में जाएं तो दिखता है ना ही अच्छी सड़कें मिलेंगी, ना ही स्कूल्स कॉलेजेस मिलेंगे, ना नालियां ढंग से बनी मिलेंगी और ना ही ढंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ तक तो बात समझ में भी आती थी, पर आज जो हो रहा है ये मुसलमानों को एकदम पीछे ढकेलने वाला है। जिस तरह से मौजूदा सरकार हमारे मजहब पे टारगेट कर रही, CAA
एनआरसी, 3 तलाक जैसे बिल्स पास करके मुस्लिम्स के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को हिजाब बुरखे के साथ स्कूल कॉलेजेस में एंट्री नहीं दी जा रही। मुसलमानों के नेताओं को चुन चुन के मार दिया जा रहा। मुसलमानों के घरों और दुकानों में बुलडोजर चलाया जा रहा। मुस्लिम नाम के जो भी शहर है उनके नाम बदल दिए जा रहे हैं। मुसलमानों को लिंच करके मार दिया जा रहा। भगवा लव ट्रैप जैसी साजिशें हो रही। लव जिहाद, जमीन जिहाद और एजुकेशन जिहाद जैसे नामों से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा। दिन रात कुछ न्यूज चैनलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा। लोकसभा में कुल 545 सीट से और मुसलमानों के पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 70 मुस्लिम एमपी तो होने ही चाहिए, पर है कितने? सिर्फ 27। और सबसे संदेही बात यह है कि मौजूदा बीजेपी सरकार में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। मुसलमानों के इतने पिछड़ने के बावजूद भी उनके रिजर्वेशंस को खत्म किया जा रहा। मौजूदा दौर में मुसलमानों को रिजर्वेशन सिर्फ 5 राज्यों में ही मिलती है। केरला 12%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 4%, तमिलनाडु 3.5%। पर आज के कर्नाटका के बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया और उसे दूसरे समुदायों में बांट दिया। कर्नाटका के अंदर 2B मुस्लिम रिजर्वेशन जो तकरीबन 30 सालों से था, अचानक फ्राइडे के दिन बम्बई सरकार विदाउट एनी प्रियर इंटीमेशन अचानक निकाल दिया है। कर्नाटका के पूरे मुसलमान इससे बहुत ज्यादा गुस्से में है, चूंकि हर साल 300 मेडिकल सीट हमें मिल रही थी और 1700 इंजीनियरिंग सीट्स मिल रही थी। 2000 के करीब हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे थे। अभी एजुकेशनली एंड जॉब के हिसाब से दोनों से हमें महरूम किया गया है। और ये हमारा जो 4% रिजर्वेशन था वो लिंगायत को और वकलिगा को दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर उनकी सरकार तेलंगाना में बनती है तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन को वहाँ भी खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मुसलमानों को दबाने और कुचलने का हर संभव कोशिश किया जा रहा। आप अपने अगल बगल देखें और हिसाब करें कि आपके अगल बगल कितने मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं। मैं दीन छोड़कर सिर्फ दुनिया पढ़ने के सख्त खिलाफ हूँ। आज के समय में मुसलमानों के हुकूक और इस्लाम के दिफा के लिए हमें दीन के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई करनी भी बहुत जरूरी है। शहरों और गाँव के जो मदरसे हैं उन्हें हाईटेक बनाने की जरूरत है। उसमें दुनियावी प्लस दीनी दोनों तालीम दी जाए। नए नए इस्लामिक स्कूल खोलने पे तवज्जो दिया जाए। इससे हमारे टीचर्स को रोजगार, बच्चों को एजुकेशन और बहन बेटियों को सेफ्टी मिलेगी। जिन्हें अल्लाह ने हैसियत और ताकत दिया है, अपने बच्चों को आला तालीम दे। दीनी तालीम के साथ उन्हें अच्छे पोस्ट पर बैठाएं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो वोट जरूर करे और सोच समझकर एकजुटता में करे, जिससे उसका और उसके कौम का भला हो। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आज हमने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया और अपने बच्चों को तालीम व इल्म नहीं दी, इस्लामिक कॉलेजेस और स्कूल्स नहीं खोली, पार्लियामेंट में हमारे एमपीज नहीं हुए, तो आगे हमारे साथ किस तरह का सुलूक किया जाएगा वो आप आज ही महसूस कर पा रहे होंगे। कमेंट करके अपनी राय बताएं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के कंटेंट आगे पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अलविदा।